आदाब हैदराबाद। समस्याओं के समाधान का हल पाओगे। समस्याओं के समाधान का हल पाओगे अगर विज्ञान की ताकत को पहचान जाओगे। नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आदाब हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, इस कड़ी में हम एक ऐसे शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा चुके हैं और जो किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई भी देती हूँ। विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर से लेकर ऑफिस दफ्तर आज हर जगह पर हमारे साथ शामिल है। हर छोटी बड़ी चीज़ में हम इसको अपने साथ आत्मसात करके चल रहे हैं। तो आइए इस विशेष दिवस पर मैं आज के हमारे विशेष अतिथि जिनका नाम है डॉक्टर जी पद्मनाभन जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और आपने विशेष समय निकाला हमारे लिए और हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और विज्ञान दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं और काफ़ी चीज़ों पर आप लोग रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि जिस चीज़ के बारे में कभी हम सोच भी नहीं पाते थे, आज हम वहां तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप इस क्षेत्र से जुड़ें, या क्या कोई ऐसा कारण था या कोई ऐसा वाक़या था आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जिसने आपको इस ओर अग्रसर होने के लिए मजबूर किया या आपको आगे बढ़ाने में प्रेरणा दी? सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पिताजी खुद इंजीनियर थे जी। और जब मैं बहुत छोटा था हमारे पिताजी के दोस्त ने अमेरिका से हमारे लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का सेट ले आया था हमारे लिए, गिफ्ट लेके आया था। इससे क्या होता है कि वो छोटे छोटे ब्लॉक्स को यूज़ करके बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं। इसका लिमिट अपना इमेजिनेशन है जी। जो ब्लॉक्स के साथ जो गाइड बुक आया था उसमें सारा ख़त्म कर दिया, सब बना दिया जी। उसके बाद क्या क्या बना सकते हैं हम सोचने लगे हैं। इसमें बहुत हम पसंद करते थे। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता हूँ कुछ चीज़ें इमेजिन करके बनाने का बहुत शौक़ था जी। या उसमें बहुत अच्छा लगता था हमें जी। तो शायद इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं जी। बिल्कुल। तो उसके बाद हमारा रुचि जो है मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा था जी। स्कूल लेवल में, और उसके बाद जब 10+2 में आ गए थे हमें कुछ स्टेट स्कॉलरशिप भी मिल गया था। अच्छा। और हमने मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री लिया था और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था जी। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, जैसे मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें बनाना मुझे पसंद है। विद इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड जो है वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अच्छा। तो मैन्युफैक्चरिंग, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखेंगे जी। उसके अंदर जब तक जो मटेरियल इस्तेमाल करके हम कुछ बनाते हैं उसकी समझ सही तरह से नहीं होगी, आप अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बन नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था जी। उसके बाद जानबूझ के हमने मास्टर्स में मेटलर्जी सब्जेक्ट लिया था। अच्छा। जब वो भी ख़त्म हो गया मेटलर्जी, और ऐसे फील्ड में हमें रिसर्च किया हमने कि जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी दोनों इस्तेमाल होता है। और ऐसे ऐसे हमारा इंटरेस्ट, हमारा रुचि इंजीनियरिंग मटेरियल्स के ऊपर बढ़ता गया जी। और 1990 की बात है हाँ। जब भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशंस न्यू मटेरियल्स शुरू किया था। अच्छा। उस समय हमें एक चांस दिया गया था कि वो मिशंस का नोडल ऑफिसर बने हाँ। तो हम दिल्ली चले गए थे। अच्छा। दिल्ली में ये मिशंस, ये मटेरियल्स का मिशन हमने डेवलप किया। उसी के साथ
अभी ये जो ARCA है जिसमें मैं अब डायरेक्टर हूँ, जी। इसका भी प्रोजेक्ट उसी समय बना था। हम्म, तो हमारे लिए तो फर्स्ट चॉइस था कि ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल्स के ऊपर बन रहा है, जी। वो भी एक्चुअल चीज़ें बनाने का और इंडस्ट्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे लिए तो गौरव की बात है, और मैं लक की बात भी कह सकता हूँ कि अच्छा सा मौका मिला। हमने इसको चुना और काफ़ी आगे बढ़ गए, काफ़ी आगे बढ़ गए और काफ़ी उससे हमें आनंद मिलता है मटेरियल्स रिसर्च करने में। अच्छा सर, आप ARCI में आज निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, तो ARCI जो संस्थान है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये किस तरह की संस्थान है। वैसे शोध संस्थान है, तो किस तरह का इसमें शोध होता है, क्या रिसर्च आप लोग करते हैं? मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स रिसर्च करते हैं जी। मतलब नया मटेरियल्स डेवलप करना और उस मटेरियल्स को एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करना, ये है हमारा काम है। अभी आप कोई भी इंडस्ट्री देखिए, जितने भी नया चीज़ बनाने का जो काम होता है जी, वो अच्छा मटेरियल के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। तो हमारा जो काम है हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा एक मटेरियल नया जो हमने बनाया है जी, वो बायोडिग्रेडेबल बॉडी ह्यूमन इम्प्लांट के लिए बनाया है। अच्छा। आयरन मैंगनीज का मटेरियल है। अच्छा। वो लेके वहाँ से लेके हमारा एक जो हमने कंपोनेंट, सेरेमिक कंपोनेंट डेवलप किया है जी, वो सैटेलाइट मिरर में इस्तेमाल होता है। तो ये मेरा कहने का ये मतलब है कि मटेरियल्स जो है हर एक क्षेत्र में महत्व रखता है। और छोटा सा स्टेंट जो अंदर रखा जाता है, वहाँ से लेके बड़ा सा मिरर जो आसमान में है वहाँ तक, जी जी जी, सारे। तो सर ये जो स्टेंट आप लोग बना रहे हैं, तो अगर ये हम लोग खुद भारत में बना रहे हैं तो फिर ये काफ़ी कम दाम में भी मिलेगा और ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी पाएगा? हमारा इरादा वही है जी। जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2 साल पहले ये बायोमेडिकल डिवाइसेस एंड इम्प्लांट्स जो है सस्ते में मिलना चाहिए हमारे देश में। इसीलिए हमने भी हमारे रिसर्च लैब में इसके ऊपर काम किया और एक एक करके हम मार्केट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उपलब्ध कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि सर वैसे ARCI जब हम कहते हैं तो इसको हम पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, इसका जो फुल फॉर्म मैं जानना चाहूँगी। जी, एक्चुअली बहुत से लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन भी है। जी, हमारा नाम तो इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स है जी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये ARCI लिखते हैं, आई लास्ट में आता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। जी, बट लेकिन शॉर्ट फॉर्म हमें ऐसा रखा है। अच्छा, तो सर आज जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आप क्या मानते हैं कि हम मटेरियल साइंस में या पाउडर मेटलर्जी में या कहिए नैनो टेक्नोलॉजीज़ में जहां आपके पास जो काम चल रहे हैं, हम कहां तक आत्मनिर्भर हो पाए हैं? ARCA में जैसे हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेते हैं, शुरू से ऑलमोस्ट हमारा ये 25वां साल शुरू होने वाला है जी। शुरू से हमारा इरादा यही रहा कि जितना हो सके उतना हम अपने देश में बनाएं। हमारा सबसे पहले वाला टेक्नोलॉजी है, इसको डेटोनेशन स्प्रे कोटिंग कहते हैं। अच्छा। उसमें भी पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं जी। वो पाउडर यूज़ करके वो डेटोनेशन से कोई भी कंपोनेंट के ऊपर हम कोटिंग कर सकते हैं। अच्छा। वो वैसे पहले वो एक्चुअली एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट के लिए वो एप्लीकेशन था। उसका कोटिंग जो है यूके में हो रहा था उस समय। हमने उसके लिए इंडिया में ही बनाना है करके पूरा इक्विपमेंट भी यही डिज़ाइन किया और कोटिंग भी हमने डेवलप किया है। अच्छा। जैसे ये सबसे पहला टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है 25 साल पहले। अच्छा। उस समय से लेके अब तक हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी और मशीन्स भी बनाए हैं जो हमने पूरा
इंडिजिनस इंडिया में बनाने की कोशिश किया है। तो हम ये आत्मनिर्भर भारत वाला मिशन में बहुत बिलीव करते हैं, और जितने भी हमारा प्रोजेक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला, एक बायोमेडिकल बोला, एक स्पेस बोला, और ऑटोमोटिव सेक्टर में है, ऑयल सेक्टर में है, और इवन हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर में है। रिसेंटली हमने एक ऐसे प्रोडक्ट बनाया है, सिंपल हेल्थ रिलेटेड है, जो यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उसका इंसिनरेशन हो जाता है बिना कोई एमिशंस का। अच्छा। वो हमारा सेरेमिक टेक्नोलॉजी से वो पॉसिबल हुआ है। एक और मटेरियल हमने या कोटिंग हमने रिसेंटली डेवलप किया है जी। जैसे हमारा सौर शक्ति पूरा, आप जब बाहर जाएंगे तो बाहर आपको बहुत सारा सोलर पैनल्स दिखते हैं जी। लेकिन इंडिया जैसे देश में काफ़ी धूल होता है। जब वो धूल वहाँ पे जम जाता है, ये सोलर सेल्स का एफिशिएंसी कम हो जाता है। अच्छा। तो हमने ऐसा कोटिंग डेवलप किया है जिसके ऊपर धूल नहीं जमेगा। अच्छा। हाँ, या आसानी से उसको हम क्लीन कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा 2 से 10% तक एफिशिएंसी या ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाता है जी जी। तो ये सारे जैसे सोलर एनर्जी से लेके सैटेलाइट से लेके बायोमेडिकल तक हर एक चीज़ में हमारा मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग जो मटेरियल बनाते हैं वो देश के सुरक्षा और अन्य जगहों पर तो काम आता ही है, साथ ही साथ समाज में भी उसकी उपयोगिता है। हाँ, काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं। अभी जो मैंने सौर शक्ति का बोला है जी, और एक और नया हमारा टेक्नोलॉजी आने वाला है बाहर। आपने ये सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 60% तक जो कॉस्ट है वो बैटरीज का होता है। ओके। लिथियम आयन बैटरीज का होता है। और लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो मटेरियल है 50% कॉस्ट मटेरियल के लिए जाता है। अच्छा। वो सब अभी इम्पोर्टेड है इंडिया में। तो हमने 8 साल पहले ही इसका रिसर्च शुरू किया है। अब हम इंडिया में लिथियम आयन सेल्स बना सकते हैं, वो भी अपना मटेरियल्स के साथ। अच्छा। वैसे कुछ कुछ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर यही बनाया हुआ मटेरियल से हम लिथियम सेल्स बनाते हैं, लिथियम आयन सेल्स बनाते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे ही कुछ और मटेरियल्स हैं जो मोटर्स के लिए, अल्टरनेटर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम। अल्टरनेटिव एनर्जी की बात किया था, जैसे सोलर एनर्जी। बिल्कुल। वैसे हमारा देश जो है अभी जितना भी हम पावर यूज़ करते हैं मैक्सिमम कोल बेस्ड पावर जनरेशन है। अच्छा। और हमारा सरकार का भी यही मानना है कि और 40 साल तक शायद हमें कोल के ऊपर डिपेंड करेंगे। हाँ। लेकिन वो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एफिशिएंसी जो हमारा थर्मल पावर प्लांट्स का है और लाइफ जो है उसको कैसे बढ़ाना है। अच्छा। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाने की क्षमता को बढ़ा जाए। जैसे एफिशिएंसी बढ़ाना हो तो उसको ऊपर का टेम्परेचर से ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा। जब अब ऊपर हाई टेम्परेचर से काम करेंगे उसके लिए अच्छा मटेरियल्स चाहिए होता है, तो वो हम उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। आदाब हैदराबाद। सर, आपने अभी बात की मटेरियल्स की और आपने बताया कि किस तरह से आप अलग अलग क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आप लोग मदद कर रहे हैं लोगों को उनकी क्षमता बढ़ाने में, और जो कार्य वो लोग कर रहे हैं उसको और भी निखार पाने में। तो ऐसे में जब बात आती है सर पाउडर मेटलर्जी की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज विश्व के पटल पर हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? पाउडर मेटलर्जी ऐसा एक फील्ड है इसमें सीधा कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हाँ। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है। अच्छा। तो क्या हम अपने आप को ये माने कि हम लोग विश्व में दूसरे, पहले, तीसरे, मतलब कहाँ हम आज स्टैंड कर रहे हैं? मैं
कन्वेंशनल पाउडर मेटलर्जी छोड़ के हाँ, वो नैनो पाउडर्स के बात मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि वो भी पाउडर्स हैं, हाँ, हाँ, लेकिन पाउडर मेटलर्जी थोड़ा पुराना फील्ड है। हाँ, नैनो पाउडर्स थोड़ा 20 Advanced। साल से जी। चल रहा है उसका। नैनो पाउडर्स का रिसर्च 20-25 साल पहले शुरू तो हुआ है। जितने भी लैब में रिसर्च हो रहा है वो बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में हम वो लोग बना पाते थे। अच्छा। लेकिन हमने ऐसा एक्टिविटी या फैसिलिटी डेवलप किया है जिससे हम किलोग्राम पर बैच नैनो मटेरियल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो 6-7 अलग अलग टेक्नोलॉजी है नैनो पाउडर्स बनाने का, और वो नैनो पाउडर्स को एक्चुअल एप्लीकेशन में यूज़ करने का, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हम भी जो बड़े बड़े राज्य हैं जिसमें साइंस में जो आगे हैं उसमें हम आ सकते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल जो हमारा नैनो सिल्वर यूज़ करके हमने एंटीबैक्टीरियल कोटिंग टेक्सटाइल के ऊपर हमने बनाए हैं, कपड़ों के ऊपर। अच्छा। वो उससे क्या होता है कि हाइजीन बढ़ जाता है और वो कपड़े के ऊपर बैक्टीरिया नहीं टिकता है। ओके। और बच्चों के लिए या कुछ बैंडेज मटेरियल के लिए, हर एक के लिए एंटीबैक्टीरियल। और ये प्रोडक्ट जो है एक हमारे पार्टनर कंपनी के थ्रू मार्केट में रिलीज़ किया है। अच्छा। और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, और 2016 में ये प्रोडक्ट जो है इसके लिए नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला है। अच्छा। तो सर मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि आज हमारा जो परचम है वो नैनो टेक्नोलॉजीज़ कहिए या नैनो मटेरियल्स कहिए, उसमें भी हम विश्व पटल पर लहरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी सारे नए नए जो आप लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कपड़े की बात की या काफ़ी सारे अलग अलग और भी चीज़ें जो आपने बताई, वो हमारे सभी के लिए कितने यूज़फुल हैं और हमारी डे टू डे लाइफ को वो काफ़ी सुविधाजनक बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को यहाँ पर बधाई भी देना चाहूँगी। सर जब बात होती है मटेरियल्स की, तो आप ARCI हैं और आपके बगल में DRDO भी है, BDL भी है, मिधानी है, तो क्या आप इनके साथ एसोसिएट होकर भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या आप बिल्कुल अलग अपना फील्ड रखते हैं? हम हर एक के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अच्छा। जैसे मैं बोला कि हमारा काम है सॉल्यूशन देना। हाँ। तो वो कोई भी सेक्टर से हो, प्रॉब्लम हमारे पास आए, हम उसके ऊपर काम करते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं। अच्छा। सर आपके जीवन से जुड़ी कुछ खास उपलब्धियां हमें बताइए। मेरा 10th क्लास जी जब मैंने पास हुआ था और मुझे ऐसा स्कॉलरशिप मिला जिससे एक बहुत अच्छा सा इंस्टीट्यूशन है, आंध्र प्रदेश रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज। अच्छा। नागार्जुन सागर में है। वहाँ पे जब मुझे एडमिशन मिला था, उसमें एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल है और पूरा खर्चा जो है हमारा पढ़ाई का गवर्नमेंट ही करती है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ वो जो अचीवमेंट है, शायद उसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ, जो अच्छा। ट्रेनिंग मुझे वहाँ मिला है। जी जी। उसके बाद जब मैं अपना करियर शुरू किया था और साइंटिफिक एक्टिविटी शुरू किया था, 99 में मुझे एक और नेशनल लेवल फेलोशिप मिला था। अच्छा। जिससे मैं जर्मनी में फेलोशिप का रिसर्च करने का मौका मिला था। अच्छा। आप जानते हैं हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को जर्मनी में काम करना कैसे लगता है। बिल्कुल, तो उनके सपनों का सच होना हम कह सकते हैं। तो उससे मेरा रिसर्च करियर में काफ़ी एक एडवांस्ड मटेरियल के ऊपर काम करने का मौका मिला। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ हैदराबाद में ERCA ने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लिया था। उसमें वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है दिल्ली से। और
वो भी हमने अच्छी तरह से किया। अच्छा, तो सर आप दिल्ली में जब कार्यरत थे तो वहाँ पर आपने कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें छात्रों को कुछ सुविधा प्रदान हो सके? वैसे सबसे पहली बात यह है कि ARCI का एस्टैब्लिश करने के लिए भी जो प्रोजेक्ट वहाँ से दिल्ली से बना था जी, उसमें मैं इन्वॉल्व था। अच्छा, उस समय से तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि आप ARCI के जनक हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे सीनियर्स जिसने एक्चुअली बनाया हमने सपोर्ट दिया। अच्छा, तो आप पिलर। लेकिन हमने सपोर्ट दिया है जी, जो भी ग्राउंड लेवल का काम होता है हमने जी, वो किया है जी, आप ये स्टूडेंट्स की बात की हाँ, आपने, हाँ, जब मैं हर एक साल जर्मनी में लिंडा नाम की जगह में सारे नोबेल लॉरिएट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और स्टूडेंट्स के साथ मिलजुल के बातें करते हैं। वो मुझे पता चला जब मैं जर्मनी में था। अच्छा, सो जब 2000 में मैं वापस आया था, 2000 या 2001 में वापस आया था इंडिया में, हमने सोचा कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को भी ऐसे मौका मिलना चाहिए। अच्छा, नोबेल लॉरिएट्स के साथ जाके इंटरेक्ट करें। एक हफ्ते का इंटरेक्शन है। अच्छा, हर एक चीज़ पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे एक ऐसा माहौल है कि आप कोई भी प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, उनसे और विभिन्न क्षेत्र के लोग एक साथ आपके सामने वहाँ पर मिलेंगे। वैसे वो हर एक साल में वो पहले फिजिक्स का, दूसरा साल केमिस्ट्री, उसके बाद फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ऐसा अच्छा, हर एक साल में वो अलग अलग। तो हमने ऐसे प्रोग्राम उन लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजर्स के साथ बनाया था कि हर एक साल 20 छात्र इंडिया से जाके वहाँ पे एक हफ्ते के लिए अच्छा, नोबेल लॉरिएट्स के साथ मिले और वापस आके काफ़ी मोटिवेटेड हो जाते हैं जब वापस आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें हैं हम अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा करने की कोशिश की है, जिसमें हम इन्वॉल्व हैं। दो तीन चीज़ें ऐसे हैं। अच्छा, तो सर इससे पहले ये कार्यक्रम नहीं होता था और आपने इस कार्यक्रम को पूर्णतः रूपरेखा दी भारत के छात्रों के लिए, और आज भारत के छात्र नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ मिलते हैं, उनके साथ एक हफ्ता समय बिताते हैं और उनसे बहुत सारी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करके वापस आते हैं। और इससे पहले ये नहीं होता था, बाकी देशों के बच्चे आते थे लेकिन भारत के बच्चे नहीं जाते थे। तो ये सर बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी कि आपने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं ये मानती हूँ सर कि हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, या यूँ कहिए कि हम सभी में एक वैज्ञानिक छुपा हुआ है, बस ज़रूरत होती है एक सही मौके की और एक सही समय का, जब हमें लगता है कि हाँ हम इस विषय में कुछ कर सकते हैं। तो सर आपने अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, उनमें से कोई चुनौतीपूर्ण कार्य जो आपको लगा हो और जिसे आपने सफलता से कर दिखाया हो, ऐसा कुछ वाकया हमसे साझा कीजिए। अभी मैंने कहा था कि ये कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन, बॉयलर्स में कोयले को जलाया जाता है और जी, उससे जो हीट होती है उससे स्टीम बनती है जी, वो। लेकिन हमारे इंडियन कोयले में ऐश कंटेंट ज़्यादा है। अच्छा, उससे क्या होता है कि जहाँ से भी कोल बॉयलर के अंदर जा रहा है, उसको बर्नर टिप कहते हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उससे पूरा एफिशिएंसी कम हो जाता है। हमने सोचा अगर हम उसका जो लाइफ, उस पर्टिकुलर वो बर्नर टिप का लाइफ थोड़ा बढ़ाएं, उससे 20 दिन का एनर्जी प्रोडक्शन बच जाएगा। तो हमने सोचा उसका कुछ करेंगे। जी। हमारा जो एयरक्राफ्ट इंजन के लिए जो हमने टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किए थे, जी, हमारे सोच में ये आया कि शायद वो यहाँ काम कर जाएगा। अच्छा, तो उसी कोटिंग को हम यहाँ पे इस कंपोनेंट के ऊपर लगा के हमने थर्मल पावर प्लांट में लगाया और इसका लाइफ जो है, वो पर्टिकुलर बर्नर टिप का लाइफ जो है
2 से 3 गुना बढ़ गया है। अच्छा, अरे वाह। तो हमें उसकी क्षमता और बढ़ गई। और बढ़ गई। हाँ, उससे क्या होता है कि काफ़ी प्रोडक्शन बच जाएगा आपका 20 दिन का। बिल्कुल। जो हर एक साल इसको खोल के पूरा ओवरऑलिंग करना पड़ता था, अब 2 साल के बात कर सकते हैं। तो उत्पादन की क्षमता जो है आप लोगों ने और बढ़ा दी और समय का बचत हो गया। हाँ जी, उससे काफ़ी, मतलब ये मैं इतना बड़ा चैलेंज नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आइडिया को इस्तेमाल करके कुछ उपलब्धियाँ, अच्छे से उपलब्धियाँ प्राप्त करना जो है, हाँ, काफ़ी आनंद मिलता है उससे। जी 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 जी। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वो अच्छा लगता है। जी जी जी। तो आपने ये सफलतापूर्वक किया सर। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश हित में काफ़ी सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं। आदाब हैदराबाद। सर, जाते जाते मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आज के इस विशेष दिन पर जब हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहे हैं, ऐसे में जो हमारे विद्यार्थी और श्रोता या दर्शक हमारे जो देख रहे हैं आपको अपने टेलीविज़न सेट पर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यह है कि जो मेरा अपना जीवन से जो मैंने सीखा है, बिल्कुल, उसी से मैं कुछ बोल सकता हूँ। हाँ, जो भी फील्ड ले लीजिए, जो भी साइंस में तो हर एक दिन आपको नया चैलेंज मिलेगा। जब एक एक चैलेंज आप उसको सॉल्व करते जाएंगे, उससे जो आनंद मिलता है वो कि कहीं और नहीं मिलेगी। कितने भी पैसे मिलेंगे उससे नहीं होगा। लेकिन वो इतना आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलना हो, उसके लिए आपके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी है और जो क्षमता है उसके इन डेप्थ जाने का, ये दोनों जब आप डेवलप करेंगे जी, आपको साइंस भी बहुत अच्छा लगेगा और रिसर्च करने का भी जो आनंद मिलता है वो भी मिलेगा जी। और आप लोगों के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। अच्छा, तो सर ये आप मतलब संदेश देना चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसकी जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। जी, तो सर जाते जाते बस जल्दी से ये बता दीजिए कि आपके शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं या कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं? काफ़ी कार्यक्रम है जी। जैसे ग्रेजुएट्स से लेके PhDs तक हमारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं जी, इंटर्नशिप्स हैं, रिसर्च फेलोशिप्स हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स हैं और बच्चों के लिए भी जो हाई स्कूल से लेके 10+2 तक है या ग्रेजुएट्स तक है। हर एक साल साइंस डे के दिन हम हमारे लैब को पूरा ओपन कर देते हैं। वो आके हमारे साइंटिस्ट के साथ मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा, लैब विजिट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस देख सकते हैं। उसके विजिट के बाद कुछ इंटरेस्ट हो तो उसके बाद भी हम कंटिन्यूड उनको आप मदद करते हैं और उनकी जो इच्छा है, उनसे कुछ जिज्ञासा है उसको आप पूरा करते हैं। उनसे भी कुछ छोटा एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। अच्छा, जो अच्छा करते हैं उसको प्राइज भी देते हैं। अरे वाह। तो काफ़ी कुछ, शायद मैं ये भी बोल सकता हूँ पिछले 25 साल में शायद 10,000 से ऊपर विद्यार्थियों को हमने ट्रेनिंग दी है। अच्छा, हमारे जी, प्रशिक्षण आपने उनको दिया जी, या एक्सपोजर कह सकते हैं या प्रशिक्षण कह सकते हैं जी। हर एक तरह का प्रोग्राम मिला के कुछ 10,000 लोग ERC 10,000 तक विद्यार्थी जो है हाँ, ERC में आ चुके हैं। ओह वाह, ये बहुत ही गौरव की बात है कि आप लोग अपने काम के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और उनकी जिज्ञासाओं को भी आप महत्व दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही, आप व्यस्त रहते हैं और उसमें से समय निकालकर आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य है।
कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। जी हाँ, हमारे आज के जो विशेष अतिथि थे ये उन्हीं में से एक थे। जिस तरह से हीरा खुद नहीं कहता कि वो हीरा है, उसकी चमक और उसकी परख जौहरी को ही होती है, उसी तरह से हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी सारे कार्य कर रहे हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उन्नत बनाने में और प्रगतिशील पथ पर अग्रसर ले जाने में। तो आज के जो हमारे विशेष अतिथि थे डॉक्टर जी पद्मनाभम जी, जो निदेशक ARCI के रूप में कार्यरत हैं और काफ़ी सारे नए कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने हमें कई सारी ऐसी जानकारी दी जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और किस तरह से अपने अंदर की जो जिज्ञासा है उसको पूर्ण कर सकते हैं, ये भी उन्होंने हमें बताया। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपने देखा, मैं पुनः एक बार आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। आदाब हैदराबाद।